यही वो तारीख थी जब लश्कर के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तानी अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सईद को जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त बीतने के बाद खबर आई कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश भर है। असली खबर तो ये थी कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन के अपने इसी घर में मौजूद है। दुबई में एक मीटिंग होती है। मीटिंग का मकसद था हाफिज सईद को ठिकाने लगाना, वो भी उसी के घर में, यानी लाहौर के जौहर टाउन में। पर काम मुश्किल था। जौहर टाउन में जिस जगह हाफिज सईद का घर है, वहां तक किसी बाहरी शख्स का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब यहीं से इस मुश्किल को आसान करने की प्लानिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले दुबई की जेलों में बंद ऐसे पाकिस्तानियों की खोज शुरू होती है जो हल्के फुल्के जुर्म में जेल में बंद हैं, जिनका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तलाश खत्म होती है नवेद नाम के इस पाकिस्तानी शख्स का। ऑपरेशन में शामिल टीम में से एक शख्स जेल में नवेद से मिलता है। ये शख्स खुद को भी पाकिस्तानी बताता है। कुछ मुलाकातों के बाद वो नवेद को जेल से छुड़ा लेता है। अब नवेद उस शख्स के एहसान तले दब जाता है। इसके बाद मौका देखते ही वो शख्स नवेद से कहता है कि तुम पाकिस्तान लौट जाओ और अपना बिजनेस शुरू करो। पार्टनरशिप में नवेद ऑफर कबूल कर लेता है और पाकिस्तान लौट जाता है। डील के हिसाब से बिजनेस में नवेद की हिस्सेदारी 25% और ऑपरेशन सईद में शामिल उस शख्स की हिस्सेदारी 75% थी। नवेद अब लाहौर पहुंच चुका था। उससे कहा जाता है कि वो बिजनेस के लिए सबसे पहले लाहौर में एक घर और दफ्तर किराए पर ले, पर शर्त ये थी कि ये घर और दफ्तर जौहर टाउन में ही होनी चाहिए। नवेद इस ऑपरेशन से अब तक अनजान था। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जौहर टाउन में उसे किराए का एक घर मिल जाता है, मकान नंबर 123। हाफिज सईद के घर से ठीक 7 घर छोड़कर। हाफिज सईद के घर का नंबर है E116। घर के बाद जौहर टाउन में ही नवेद एक दफ्तर भी किराए पर लेता है। ये सब होने के बाद अब उससे कहा जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करे। वो बिजनेस शुरू कर देता है। नवेद को साफ हिदायत दी गई थी कि इस बिजनेस और हिसाब किताब को देखने के लिए बीच बीच में कुछ लोग उसके घर और दफ्तर आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे भी। नवेद ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया। घर लेने के बाद नवेद ने बाकायदा जौहर टाउन के लोकेशन का वीडियो भी भेजा, जिसमें तफसील से हाफिज सईद के घर तक पहुंचने और निकलने के रास्तों का जिक्र था। अस्सलाम वालेकुम। नवेद का बिजनेस शुरू हो चुका था। एक बार तो उसे हाफिज सईद के घर का ही काम मिल गया, मगर वो अब भी ऑपरेशन से पूरी तरह अनजान था। इसी दौरान उसी इलाके की एक 6 मंजिला इमारत के रेनोवेशन का काम भी उसे मिल गया। ये इमारत पूरी तरह से खाली थी और तैयार होने में वक्त था। प्लानिंग के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए ये एक बेहतरीन जगह थी। शर्त के मुताबिक कुछ लोग हिसाब किताब के नाम पर अक्सर नवेद के पास आते, पर नवेद को उनकी असलियत नहीं मालूम थी। इसी दौरान एक रोज नवेद को एक टोयोटा कार खरीदने को कहा गया। नवेद ने कार खरीद ली। अब वो उसी कार से जौहर टाउन के चक्कर काटा करता। जौहर टाउन के अंदर ही हाफिज सईद का घर भी है, उसका मदरसा भी, दफ्तर भी और वो तौहीद मस्जिद भी, जहां वो नमाज पढ़ने जाता है। जौहर टाउन के अंदर और भी बहुत सारे लोगों के घर हैं, लेकिन हाफिज सईद की वजह से यहाँ सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है। कॉलोनी में आने जाने के कुल 4 रास्ते हैं, लेकिन 3 रास्ते ज्यादातर बंद होते हैं। कॉलोनी के लोगों के लिए एक ही रास्ता खुला होता है। हर रास्ते पर बैरिकेड और पुलिस का पहरा होता है। नवेद के घर आने वाले ऑपरेशन में शामिल लोगों ने पूरे इलाके का मुआयना कर बाकायदा इसका नक्शा खींचा। सर जी ये सर्विस रोड है सारा, ठीक है। इसके इस साइड में सारा मेन रोड है, ठीक है। ये सारी जो लेफ्ट साइड में गली है, ये फैसल बैंक के इधर, फैसल बैंक यहाँ है। यहाँ से आएंगे, ये चेक पोस्ट है पुलिस वालों के। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर 2 गनमैन खड़े होते हैं। यहाँ पर 3 खड़े होते हैं, एक यहाँ पर खड़ा होता है। फिर आगे अंदर ये चाचा का घर है, भाई साहब का। उसका एक डोर मेन डोर ये है, ये छोटा सा नॉर्मल डोर है। इसमें जनरेटर पड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा जो है ये मस्जिद में अंदर आने के लिए इधर से।
चाचा यहाँ से निकलता है, सीधा इस दरवाजे से अंदर आता है मस्जिद में यहाँ पर, ठीक है। और ये मदरसा है पूरा, ये पूरा मदरसा है, इसकी बेसमेंट है 2, ये मदरसा है, ठीक है। ये मस्जिद हो गई, ठीक। और ये फिर चाचा का घर हो गया, ये घर, इसका पीछे से कोई दरवाज़ा नहीं है मस्जिद के लिए, इसके पीछे से कोई दरवाज़ा नहीं मस्जिद के लिए। यहाँ से निकल के चाचा फिर अंदर से यहाँ से फिर वापस मस्जिद में आता है, ठीक है। और फिर ये दूसरा सेकंड रास्ता है, यहाँ से अंदर 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं यहाँ पर, और ये आगे बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे 3 पुलिस वाले ये खड़े हैं, 2 ये खड़े हैं, और ये पब्लिक पार्क है सारा, ठीक है पूरा। ये भी पार्क का एक हिस्सा उन्होंने दीवार लगा दी है, चाचा का स्पेशल रेडी कर रहे हैं, पता नहीं क्या पार्क रेडी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये फिर रोड यहाँ से आता है, ये मस्जिद के सामने चेक पोस्ट है, यहाँ पे 3 खड़े होते हैं पुलिस वाले, और 2 पुलिस वाले, 1 गनमैन। यहाँ पे पिकट है, यहाँ पे भी 30 उसके प्राइवेट गनमैन खड़े होते हैं। यहाँ पर बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 पुलिस वाले, 2 उसके प्राइवेट गार्ड हुए। फिर यहाँ पे आ गया, ये पिकट उसके घर के सामने है, यहाँ पे 4 एट ए टाइम होते हैं, इसमें 2 पुलिस वाले, 2 उसके पर्सनल, ठीक है। ये हो गया सारा। और ये मेरा घर है सामने, इससे मेरी नज़र यहाँ पे पड़ती है बालकोनी पर, बालकोनी से दोनों दरवाज़ों के ऊपर, एक तो ये दरवाज़ा मदरसे को हो गया, ये दरवाज़ा घर को हो गया, ये मदरसे को हो गया। और यहाँ से सीधी नज़र जहाँ भी पड़ती है, जहाँ भी पड़ती है, जहाँ भी पड़ती है। फिर कि मेरा घर यहाँ से और यहाँ से पूरा एरिया कवर करता है। ये प्राइवेट घर हैं सारे, ये भी प्राइवेट घर हैं सारे, ठीक है। और ये सारे इधर प्राइवेट घर हैं, ये पीछे मेन रोड है सारा, ये भी मेन रोड है, ये भी मेन रोड है। नवेद के जरिए जौहर टाउन तक पहुंच अब बन चुकी थी, अब बाकी की तैयारी की बारी थी। एक रोज नवेद से कहा गया कि जिस रंग की टोयोटा कार उसके पास है, ठीक वैसी ही एक और कार वो खरीद ले। अब दूसरी कार भी आ चुकी थी, दोनों के रंग एक, दोनों का इंटीरियर एक, सीट कवर से लेकर कार में टंगी गुड़िया तक एक, यहाँ तक कि जिस जगह एक कार में डेंट, ठीक उसी जगह दूसरी कार में भी डेंट। ये सब इसलिए था ताकि ये कार जब जौहर टाउन में निकले तो कोई फर्क ही न कर पाए कि दोनों कार एक दूसरे से अलग है। अब ये दोनों कार उसी 6 मंजिला इमारत में पार्क है। एक कार रोजाना नवेद इस्तेमाल करता, उसी कार से वो जौहर टाउन के चक्कर काटता। सुरक्षा गार्ड और पुलिस नवेद और उसकी कार को पहचान चुके थे, इसलिए अब वो आसानी से आ जा सकता था बिना सुरक्षा गार्ड के रोके टोके, और यही प्लान का हिस्सा था। खाली इमारत में खड़ी दूसरी कार को अब कार बम बनाने की तैयारी की जाती है। इस कार में करीब 300 किलो बारूद भरी जाती है। प्लान ये था कि इस कार को सीधे हाफिज सईद के घर के दरवाजे से टकरा दिया जाए। जाहिर है ये एक सुसाइड मिशन था, यानी कार चलाने वाले को मरना ही मरना था। पर ऐसा आत्मघाती हमलावर कहां मिलेगा, तो तैयारी इसकी भी हो चुकी थी। ऑपरेशन में शामिल एक टीम ने अफगानिस्तान के एक कैंप से संपर्क साधा। ये वो कैंप था जो सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है जिहाद के नाम पर। इसी जिहाद के नाम पर ऐसे सुसाइड बॉम्बर को कोई भी खरीद कर अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे ही एक सुसाइड बॉम्बर को खरीदा गया, और वो ये था। इसे फिर लाहौर पहुंचा दिया गया, जौहर टाउन के नवेद के उसी घर में। पर अब भी नवेद को कुछ नहीं पता था, और न ही उस सुसाइड बॉम्बर को। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, मगर अब वक्त आ चुका था कि नवेद को असलियत बताई जाए, क्योंकि बगैर असलियत बताए ऑपरेशन अब आगे बढ़ना मुश्किल था, क्योंकि कार बम का इस्तेमाल उसकी जानकारी के बिना मुमकिन ही नहीं था। पर दुश्वारी ये थी कि नवेद पर भरोसा किया जाए तो कैसे? क्या वो हाफिज सईद को मारने के इस ऑपरेशन में शामिल होगा, या फिर पाकिस्तानी अथॉरिटी को सब कुछ बता देगा? मामला रिस्की था, लेकिन जोखिम लेना भी जरूरी। इसी के बाद नवेद के लिए एक नई कहानी तैयार की गई। ऑपरेशन में शामिल वो शख्स जो लगातार नवेद को हैंडल कर रहा था, एक रोज उससे पूछता है कि तुम 26 से 11 हमले के बारे में क्या जानते हो? 26 से 11 यानी मुंबई पर हुआ आतंकी हमला, जिसके पीछे हाफिज सईद था। नवेद ने हाँ में जवाब दिया कि वो सब जानता है। तब हैंडलर उससे कहता है कि क्या तुम्हें यह भी पता है कि उस हमले में एक इजरायली फैमिली भी मारी गई थी? नवेद को ये जानकारी भी थी। तब हैंडलर नवेद से कहता है कि एक इजरायली बिजनेसमैन हमले में मारे गए इजरायली परिवार का बदला लेने के लिए हाफिज सईद को मारने के एवज में करोड़ों रुपए देने को तैयार है। पहले तो नवेद घबराया, लेकिन फिर डील 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में तय हो गई, इस शर्त के साथ कि नवेद और उसके परिवार को तुर्की शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑपरेशन अब अपने आखिरी स्टेज पर था।